सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स, इतना हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एक क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। अब देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, ठीक है, तुमने कल पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल लैटिस होती है और वहां पे बहुत सारी यूनिट सेल्स होती हैं जो एक डिफाइनाइट पैटर्न में कंटिन्यूसली अरेंज रहती है कॉम्पैक्टली, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहां पे बात की है कि क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस एक, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, आगे चलने से पहले यूनिट सेल क्या होती है, ये डेफिनेशन वगैरह एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, जब बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर, तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग बींग्स हैं। अगर हम हमारी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस चीज से बने हुए हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं मान लो बात करूं, किसी बिल्डिंग की बात कर लेता हूं, है ना, ठीक है, आपने एक दीवार बनाई है, कोई बिल्डिंग बनाई है, तो वो जो बिल्डिंग है वहां पे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ब्रिक का। भाई बहुत सारे ब्रिक है, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, कुछ ऐसे करके एक डिफाइनाइट पैटर्न में आपने लगाया, ब्रिक्स को अरेंज किया, एक दीवार बनी, तो उसके बाद पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। तो वो क्या है, वो है स्मॉलेस्ट यूनिट। ऐसे हम बात करेंगे यहां पे कि एक क्रिस्टल जो लैटिस होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। चलो देख लेते हैं। ये बेसिकली सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये 3D अरेंज होती है ये, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, ये अरेंज्ड है। हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ए बी टाइप, ए टाइप, 2D में 3D अरेंजमेंट, ये सारा पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये वाले इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे एटम रखा, यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे होगा ये। अब इसके नीचे ये वाला हो गया, अब यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे हो गया, अब ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ, फिर इस वाले के, मतलब एक हमने इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से बना दिया। अब ये क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। ये क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे जो एटम्स हैं ऐसे अरेंज रहेंगे। अब इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, ये कॉर्नर का था, मैंने इसको उठा लिया, ताकि यहाँ पे लिखने तो मैं बाद में डिस्टर्ब नहीं करें। कोई भी हर एक पॉइंट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैटिस पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लैटिस पॉइंट होते हैं, अरेंज रहते हैं, इस पैटर्न में अरेंज रहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट की। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अभी हमने बात की थी, यूनिट सेल होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो अभी अब बात की थी कि ब्रिक होती है, यहाँ पे एक यूनिट सेल होती है, ठीक है। अगर मान लो ये सिचुएशन है, इसको मैंने यहां पे ऐसे मिला दिया, ठीक है, इन वाले पार्टिकल्स को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाया। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास एक बेसिक यूनिट बन के तैयार हो गई, और इसी को मैं क्या कहूंगा, एक यूनिट सेल कहूंगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एक यूनिट सेल कहेंगे। अभी तक देखिए हमने ये पढ़ा है कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ये बहुत सारी साइट्स हैं,
ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये जो लैटिस पॉइंट है ना, ये जो लैटिस पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपका एटम भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहां पे? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। ये लैटिस पॉइंट हो सकता है। और लैटिस पॉइंट जो है, अरे ये एक लैटिस पॉइंट है, और यहां पे अगर मैंने ये इनको मिलाया तो ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, जिसको मैंने नाम दिया यूनिट सेल। ये क्या है? एक यूनिट सेल। बहुत सारी यूनिट सेल जब आपस में अरेंज रहेंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा? एक क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बेसिक्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उनका बेसिक्स क्या है। ठीक है, क्या जरूरी है उनके बारे में जानना? ये है कि एक तो वो 3D अरेंजमेंट होती है। 3D अरेंजमेंट के साथ साथ हमने बात की कि वहां पे एक लैटिस पॉइंट होते हैं, और उन पॉइंट को जब मिला देते हैं तो एक एक यूनिट सेल बनती है। ठीक है, और ये है एक स्मॉलेस्ट यूनिट। क्लियर है इतना? चलो, अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने यूनिट सेल के बारे में जान लिया है। यूनिट सेल क्या होती है? 3D अरेंजमेंट है। जब आपने इसको देखा होगा तो क्यूब की तरह आपको दिखाई दिया होगा। क्यूब 3D होता है। ठीक, चलो इसके बाद बात करते हैं। अभी हमने बात की, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर चुके हैं कि जो लैटिस पॉइंट होता है उस पॉइंट पे आयंस भी हो सकते हैं, उस पे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और वहां पे एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, टाइप ऑफ यूनिट सेल से पहले आपको यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। उसके पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम यहां पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। ठीक है, पैरामीटर पूछ लेता है यहां से, किसी भी एक टाइप की जो यूनिट सेल है उसका नाम देके पैरामीटर पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको याद भी करेंगे, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिट सेल के बारे में हम बात करेंगे। चलो, ये मैंने एक यूनिट सेल बना दी। ठीक है, 3D एक क्यूब बना दिया भाई मैंने। चलो, अब यहां देखना भाई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनको मैंने थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया, अच्छे समझाने। चलो, यहां से अगर मान लो कि ये वाला जो है, ये अगर मैं इसको मान लेता हूं ए, क्या मान लेता हूं? ए, तो इसके बिल्कुल जो सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा। अगर ये बी है तो ये क्या होगा? बीटा होगा। अगर ये सी है तो ये क्या होगा? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। ए है, ए के सामने वाला अल्फा, जो बी है अगर ये, तो बी के सामने वाला बीटा, और अगर ये सी है, ठीक है, तो सी के सामने वाला जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? गामा। तो ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, ये टोटल 6 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स। ठीक है, इन 6 पैरामीटर्स के बेस पे हम यूनिट सेल को क्या करेंगे? इसके
टाइप्स होता है, इसको कैटेगराइज, ठीक है। एक बार फिर देख लो ये क्या किया यहाँ पे, अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ए है, यहां से लेके यहां तक सी है और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये बी है, ठीक है। यहां लिखते जो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है, ये साइड्स हो गई हमारी। ए बी और सी क्या हो गई हमारी साइड्स, और अल्फा बीटा एंड गामा क्या हो गए एंगल, ठीक है, एंगल। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट सेल होती है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये 6 पैरामीटर्स होते हैं एक यूनिट सेल के, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। चलो, तो यूनिट सेल के पैरामीटर हमने अभी देखे कि यूनिट सेल के पैरामीटर कितने होते हैं, देयर आर 6 पैरामीटर्स, ठीक है। चलो, अब देखो भाई, ये जो 7 टाइप की यूनिट सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, अगर आप इनको डिफाइनाइट पैटर्न में याद करते हो, ठीक है, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो है, यानी किसके अंदर ए बी सी जो साइड्स हो किसके अंदर इक्वल है, कौन सी इक्वल नहीं है ना। तो ये इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। चलो, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्यूबिक सबसे पहली है क्यूबिक, फिर उसके बाद टेट्रागोनल, फिर उसके बाद ऑर्थरोम्बिक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से आएगा नहीं है, तो दोबारा लिख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि आएगा नहीं। टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकंड वन इज टेट्रागोनल, third one is orthorhombic, fourth one is rhombic, fifth one hexagonal, sixth one is monoclinic, seventh one is triclinic, ठीक है। ये 7 यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, जो अभी हमने बात की 6 पैरामीटर्स की, उनके बेस पे यूनिट सेल को इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप भी इसी सीक्वेंस में याद रखो, अगर आपको कोई और सीक्वेंस सूटेबल लगता है तो आप किसी और सीक्वेंस से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, देखिए भाई, तो यहां पे हुआ क्या कि मैंने यहां पे लिखा साइड्स, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स। तो क्यूबिक में क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने सिंपल क्यूब देखा होगा, उसके अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, क्लियर है। मतलब जितने भी आपके ये जो साइड्स हैं सभी की सभी साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल वो होंगे 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है टेट्रागोनल, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
इसके बाद हो जाएगा a इज इक्वल टू बी, ए नोट इक्वल टू बी और नोट इक्वल टू सी, और यहां पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब भाई ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि ए और बी सी ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अल्फा बीटा और गामा जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो आपको ये पैरामीटर्स याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोम्बिक की। इसके अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्राइक्लिनिक ए बी सी, नोट ए नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी, अल्फा नोट इक्वल टू बीटा नोट इक्वल टू गामा नोट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हमारे पास रहते हैं ये दो, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी, ए इज इक्वल टू बी बट बी नोट इक्वल टू सी, ठीक है, और यहां पे होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी ए इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये 6 यूनिट, ये 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं ऑन द बेस ऑफ 6 पैरामीटर्स। क्यूबिक में ए बी सी इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, ए बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, वो हो जाएगा टेट्रा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। देखो हो सकता है कि भाई आपके पास कोई ट्रिक हो याद करने की, अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए, मेन एम है तो मैं इसको याद रखूंगा, ठीक है। चलो 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे जो ये यूनिट सेल है, सिंपल जो यूनिट सेल है वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। यूनिट सेल को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरी वाली है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है। इसके अंदर आएगी आपकी सिंपल, ठीक है, क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, और इसके अंदर होगी 3, ठीक है। वो 3 कौन सी, फेस सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर एंड थर्ड वन इज एंड सेंटर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। अब हमें इनको पढ़ना है एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ठीक है। देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि ये लो, पहले हम इसको बना लेते हैं। ये बना लिया हमने सिंपल क्यूबिक, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में अगर मैं बात करूं तो एटम्स प्रेजेंट ओनली कहां में? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ। किसके अंदर? सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना, काम आएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। इतना आ गया समझ में? चलो, उसके बाद है फेस सेंटर, ठीक। चलो, फेस सेंटर के बारे में और समझते हैं। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ये। अब फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। हर एक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 और हो गए। देखो, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ये लो 1 2 3 4 6 जो फेस है वहां भी प्रेजेंट होंगे। एक ऊपर, एक नीचे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक इधर वाला और एक सामने वाला, ठीक है। जिसको समझ में आ गया उसकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी ठीक है, जिसको नहीं आया वो एक बार देखें यहाँ पे ध्यान से। आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो बैठे हुए, रूम में बैठे होंगे, है ना। अच्छा, अगर आप रूम को लेके चलोगे तो आप रूम में कितने कॉर्नर है काउंट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अगर इस रूम में, ये क्यूब लाइक है ना रूम जहां पे आप बैठे हो, ठीक है। जो रूम है उसके अंदर कितने कॉर्नर है? 8 है, क्यूब लाइक है, ठीक है। तो अगर मैं हर एक कॉर्नर पे एक एटम रख दूं, सिर्फ और सिर्फ हर एक कॉर्नर पे, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक। लेकिन अगर मैं यहां पे सॉरी, जो फेस सेंटर है उसके अंदर क्या है कि कॉर्नर पे तो मैंने रखा ही रखा है, लेकिन हर एक फेस के सेंटर पे हो रखा है। अब आपको क्या करना है? उसी रूम को विजुलाइज करना है और देखना है कि कितनी दीवारें हैं। आप देखोगे एक सामने, एक पीछे, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, एक ऊपर, एक नीचे। टोटल कितने फेस हुए? 6। टोटल 6 फेस हुए ना रूम में भाई। अगर आप जिस भी दीवार को देख रहे हो तो वो वाली, एक आपके पीछे वाली, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक ऊपर, एक नीचे, तो 6 हो गए, है ना। तो हर एक फेस के सेंटर पे आपको क्या करना है? एक एक एटम और रखना है। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसको हम कहेंगे फेस सेंटर। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। बॉडी सेंटर। अब जो ये बॉडी सेंटर है इसके अंदर क्या होगा कि सॉरी, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा एक, ठीक है। आप रूम में बैठे हो, कॉर्नर पे तो आप पहले ही प्लेस कर चुके हो। इस बार आपको क्या करना है? फेस पे जो रखे थे उनको हटा लो। आपको एक एटम रखना है बॉडी के बीच में, तो सेंटर तो एक ही होगा ना। तो आपका रूम में बैठे हो, उस रूम का सेंटर तो एक ही होगा, और उस सेंटर पे आपने उस एटम को रख दिया। तो देखना यहां पे क्या हुआ कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के साथ साथ और कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर में। इसीलिए हम इसको कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद आता है एंड सेंटर। इसके अंदर क्या है? ये एंड सेंटर हो गया हमारा, ये देखो, ठीक है। ये फिर से मैंने एक रूम बना दिया। अब आप रूम में फिर से बैठे हो, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो भाई एक एक एटम को पकड़ो और कॉर्नर्स पे रख दो।
8 आपने अरेंज कर दिए। और कॉर्नर के साथ साथ क्या करना है, कॉर्नर के साथ साथ आपको कोई भी 2 फेस पकड़ने हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 जो फेस है ना वो अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अपोजिट। सपोज करो अगर आप दीवार की तरफ फेस करके खड़े हो, अगर आपने एक एटम जिस तरफ आप फेस करके खड़े हो आपने वहां रखा है, तो दूसरा आपके पीछे जो दीवार होगी वहीं रखना होगा, है ना। अपोजिट होने चाहिए ना, 2 फेस अपोजिट होने चाहिए। अगर आपने ऊपर रखा है ऊपर वाले पे तो एक बार नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट वाले पे रखा है तो राइट वाले पे रखना पड़ेगा दूसरा। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 फेस आप उठा लो, लेकिन वो दोनों के दोनों फेस अपोजिट होने चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, एंड सेंटर, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल प्रिमिटिव होती हैं, नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में आती है हमारी सिंपल या फिर क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव में आएंगी फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। सिंपल में हमने पढ़ा कि एक क्यूब है, उस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है, जिसको हम कहेंगे सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूब। क्लियर, ये हो जाएगा। अगर एटम्स प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स, अगर कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो कहेंगे फेस सेंटर। अगर कॉर्नर के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ बॉडी में, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो कहेंगे उसको बॉडी सेंटर। और अगर कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस लगा, देखो मैंने यहां पे ऊपर वाले के बीच में रखा तो एक मैंने नीचे वाले के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंड सेंटर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी था, ठीक है। लेकिन जितना इजी उतना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तब तक मैं इसको बता रहा हूं। हमने पढ़ा यूनिट सेल। यूनिट सेल को हमने डिवाइड किया दो टाइप्स में, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूब के बारे में हमने पढ़ा प्रिमिटिव, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव वाले में हमने पढ़ा फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर, ठीक है। सिंपल वाले में क्या था कि एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। फेस सेंटर वाले में क्या था, कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर में क्या था, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। और एंड सेंटर में क्या था, कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट थे ही थे, कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 फेस अपोजिट होने चाहिए, वहां पे एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में, जस्ट पहले वाले टॉपिक में, वही यहां पे उसको यूज करना है उसको, ठीक है। देखते हैं, देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वाले या फिर मैं लिखूं प्रिमिटिव। क्लियर, चलो अब ये बोल रहा है कि ये बताओ भाई, यहां ये जो एक क्यूब है, ये दो, ठीक है। अब यहां इसमें कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम, सिंपल में, सिंपल वाले में हमने अभी भी पढ़ा। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, समझ रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है भाई। इस यूनिट सेल में टोटल कितने हैं ये बताना है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। देखो अब यहां पे समझना हमारे लिए ये है, जरूरी है कि यहां पे अगर ये जो एक
एटम है जो कि कैसा है, स्फेरिकल। ठीक है, अब जो ये स्फेरिकल है, एक जो यूनिट सेल है वो कितना पार्ट इसका इसने कवर्ड कर रखा है। ठीक है, कितना पार्ट इसने कवर कर रखा है इसका। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब एग्जांपल को थोड़ा सा डीप देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है और एक अच्छी इमेज बनानी है। देखो, आप रूम में बैठे हो, ठीक है, सपोज करो कि इसके साथ में बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि जो रूम है उनका साइज आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके साथ में बिल्कुल एक और रूम है, हो गया, एक इससे आगे, एक उस वाले के आगे। तो मतलब मैं ये कहूं कि भाई ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो 4 रूम हो गए, है ना, 2 ऐसे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। ठीक है, कितने रूम हो गए? 4 रूम, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ ऐसे करके बना देता हूं, ये हो गए 4 रूम, बिल्कुल हो गए। अब वो करना क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और फर्स्ट फ्लोर पे भी बिल्कुल इसके ऊपर एक और रूम बना देना है, इसके ऊपर एक और रूम, इसके ऊपर एक और रूम, इसके ऊपर एक और रूम। ठीक है, तो आपने टोटल कितने रूम बना दिए? 8 रूम बना दिए आपने टोटल, 4 ग्राउंड फ्लोर पे, 4 फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, तो ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, अगर मैं यहां पे एटम प्लेस करता हूं, स्फेरिकल है जो, तो वो कितने रूम के साथ कंट्रीब्यूशन के शो करा रहा है भाई? 4 नीचे वाले, 4 ऊपर वाले। अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखो, आसान है। ठीक है भाई, यहां अगर मैं बात करूं कि जो ये जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर रहेगा, जो नीचे जो 4 रूम है उनका एक कॉर्नर ऐसा होगा जो सभी का कॉमन होगा कि नहीं होगा भाई? 4 रूम है, उनका एक कॉर्नर तो होगा ना जो कॉमन होगा, है ना। ठीक है, अगर मान लो कि उनके ऊपर 4 रूम बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, वही कॉर्नर फिर से कॉमन होगा उनका। तो जो स्फीयर हमने यहां पे रखा है, तो वो उन टोटल 8 से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब 8 में शेयर कर रहा है। मतलब एक एटम है और वो टोटल 8 रूम ऐसे हैं जिनके साथ वो शेयर कर रहा है। जैसे अगर हम यहां पे बात करेंगे, तो ये जो एक एटम है ना, एक यूनिट सेल यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, एक यहां, फिर एक इसके पीछे, फिर एक इसके पीछे, कुछ इस तरह से अगर अरेंज करेंगे ना, तो ये जो है ना टोटल एक एटम 8 यूनिट सेल्स के साथ क्या करेगा, तो ऐसे ऐसे यहां पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? टोटल 8 एटम प्रेजेंट है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल सेल में जो प्रिमिटिव है, इसके अंदर टोटल जो एटम्स हैं वो कितने होंगे? वो 1 एटम होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? ठीक है, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया सिंपल वॉल्यूम। क्लियर है? फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना। ठीक है, आ जाएगा समझ में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये कैसे एक एटम किस तरह से 8 क्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक क्यूब को एक रूम मानो और जैसे बताया वैसे प्लेस करो, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बहुत आसान। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फेस सेंटर। अब यहां पे भी पढ़ेंगे सिंपल के बाद फेस सेंटर में टोटल कितने एटम प्रेजेंट है। चलो, फेस सेंटर में हमने पढ़ा था कि एटम्स, फेस सेंटर में हमने पढ़ा था कि जो एटम्स है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, चलो, अब कॉर्नर पे अगर
कितने एटम प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे? 8 होंगे। तो 8 के लिए हमने यहाँ पे अभी अभी निकाला कि टोटल एटम होंगे कॉर्नर के केस में 1, अभी अभी हमने निकाला, ठीक है भाई। एक जो एटम है, ठीक है, वो कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8 के साथ। टोटल कितने होंगे? मतलब अगर एक जो एटम है वो टोटल जो 8 क्यूब है ना, 8 क्यूब से प्रेजेंट है, ठीक है। तो 8 कितने में होंगे? एक में ही होंगे। अगर मैं फेस की बात करता हूं, फेस पे अगर एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फेस पे एक एटम प्रेजेंट है, देखो ये मेरे पास एक क्यूब है अभी, ठीक है, ये वाला जो फेस होगा, यहां पे मैंने ये वाला फेस मान लिया। अगर मैं एक और यहां रखता हूं, क्लियर है, अगर मैं एक यूनिट सेल और यहां रखता हूं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो फेस है ना, ये वाला फेस जो है, ये दोनों का कॉमन होगा कि नहीं होगा भाई? अगर एक और यहां बना दी मैंने इधर, तो क्या इन दोनों का वो कॉमन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर यहां पे ये वाला जो फेस है वो कॉमन हो जाएगा, तो ये एक एटम हुआ, और वो कितने के साथ शेयरिंग कर रहा है? कितने एटम यहाँ पे ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2 कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर एक एटम है, ठीक है, तो शेयरिंग तो 2 के साथ कर रहा है ना, लेकिन हाफ ही प्रेजेंट होगा नहीं एक में, तो हाफ दूसरे वाले में होगा, शेयर कर रहा होगा उसके साथ। तो हमने तो एक यूनिट सेल में टोटल एटम निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 6। कितने हो जाएंगे? 3। अगर मैं फेस सेंटर की बात करता हूं, तो फेस सेंटर में 3 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन फेस सेंटर की डेफिनेशन क्या थी? जहां पे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे एज वेल एज फेस पे। तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट कितने हैं? 1 कॉर्नर की वजह से, ठीक है, और फेस पे कितने हैं? 3। तो टोटल एटम्स फेस सेंटर में कितने प्रेजेंट होंगे? 4 एटम्स प्रेजेंट। ये समझाने की कोशिश की, ठीक है। फिर से देखो एक बार भाई, मैंने यहां पे कहा कि ये मेरे पास एक फेस है, चलो रूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी है आपके पास, ठीक है, और रूम की आप एक दीवार पे आपको फिट करना है उसको। तो अगर 2 रूम बिल्कुल एडजेसेंट है, पास पास है, तो एक रूम क्या करेगा? उसका हाफ कंट्रीब्यूट करेगा ना भाई। एक रूम के पास उस पूरे एटम का हाफ ही तो होगा, और हाफ किसके पास होगा? दूसरे वाले के पास होगा। यही तो यहाँ पे लिखा है हाफ। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक जो है वो हाफ है। अगर एक एटम प्रेजेंट है ना, तो एक यूनिट सेल में हाफ है वो, क्योंकि हाफ तो दूसरे वाले में होगा अगर फेस पे प्रेजेंट है तो ऐसे ऐसे 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 3 हो जाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हो, और ऐसे भी समझ सकते हो कि एक एटम है वो 2 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको हाफ हाफ में तो पार्ट डिवाइड होना पड़ेगा, एक इधर एक उधर। अगर एक एटम 2 क्यूब्स के साथ, है ना, 2 यूनिट सेल्स हैं, 2 के साथ अगर ये शेयरिंग कर रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 एटम होंगे। तो 6 कितने हो जाएंगे? एक में 3 हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। फेस सेंटर के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर भाई, बॉडी सेंटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। एक ही होगा क्योंकि सेंटर तो एक ही होता है ना, सेंटर तो एक ही होता है। अगर एक ही सेंटर है तो एक ही एटम प्रेजेंट होगा। अब यहां पे कॉर्नर की वजह से अगर मैं यहां पे बात करूं कितने एटम्स हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं बात करूं बॉडी, तो एक एटम है, तो एक के साथ तो शेयर कर रहा है वो। अगर मैं यहां पे इस वाले पे बात करता हूं, तो एक के साथ तो शेयर कर रहा है ना, सेंटर तो वही है। अगर हम दूसरे रूम की बात करेंगे तो उसका सेंटर सेपरेट होगा। या फिर मैं ये कहूं कि अगर एक एटम प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा उसी एक ही बॉडी में तो प्रेजेंट है ना, एक डिवीजन तो नहीं हुआ है उसका। ऐसे ऐसे कितने सेंटर हैं? एक ही तो सेंटर है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 1। तो एक एटम हुआ कॉर्नर की वजह से टोटल, और एक हुआ बॉडी में जो एटम प्रेजेंट है उसकी वजह से।
तो टोटल एटम्स कितने निकल के आए? 2 एटम्स निकल के आए बॉडी सेंटर में। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एंड सेंटर। एंड सेंटर की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी कि एंड सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो, कोई भी 2 अपोजिट फेस लेने हैं, ठीक है? तो कॉर्नर की वजह से कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? भाई 1 प्रेजेंट होगा 1 यूनिट सेल में। तो इसकी वजह से कितने होंगे? इस वाले सिनेरियो की वजह से अगर मैं एंड सेंटर की बात करता हूं तो क्या ये फेस नहीं हो गया? अरे हो गया ना फेस। कहा कि 2 अपोजिट फेस होने चाहिए। तो अगर ये एक फेस हो गया ये, तो एक फेस होने के साथ साथ एक अगर एटम प्रेजेंट होगा तो हाफ साइड वाले यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा और हाफ उसमें प्रेजेंट होगा, या फिर एक एटम 2 के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो कितना हो जाएगा? 1। तो एक एटम तो आया कॉर्नर की वजह से, एक एटम आया यहाँ पे एंड जो 2 अपोजिट फेस हैं वहां पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से। तो टोटल एटम यहां कितने हुए? टोटल एटम प्रेजेंट हुए 2। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो इस सारे को एक बार समझ कर लेते हैं अभी जो ये पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड करते हैं। चलो एक टेबल बना लेते हैं सभी की ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे हमने लिया सिंपल या फिर प्रिमिटिव। ठीक है, फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड। फिर उसके बाद यहां लिया बॉडी सेंटर्ड और यहां पे हमने ले लिया यहाँ पे एंड सेंटर। ठीक है, चलो चलो अब इसकी जो डेफिनेशन थी सिंपल वाले की वो क्या थी कि एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। कुछ ये था, टोटल 8 कॉर्नर्स थे। ठीक है, अगर टोटल 8 कॉर्नर थे तो अगर एक एटम जो है वो 8 अदर क्यूब्स के साथ क्या कर रहा है? ठीक है, क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर अभी भी दिक्कत हो रही है इसको समझने में। ठीक है, क्योंकि देखो और बाकी सारे बहुत आसान थे, ये थोड़ा सा टिपिकल है मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। देखो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही तो आ रहा है ना। अगर एक एटम 8 यूनिट सेल्स उसको क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में 1/8 ही तो आएगा। अगर तो टोटल कितने हैं? 8 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। किसके केस में? सिंपल यूनिट सेल के केस में। अगर मैं फेस सेंटर की बात करता हूं तो फेस सेंटर में क्या होता है? एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे और कहां प्रेजेंट होंगे? हर एक कॉर्नर में भी प्रेजेंट होंगे। अब यहां पे क्या है भाई? ये कॉर्नर में प्रेजेंट है और यहां पे भी प्रेजेंट है। इसको एक बार पूरा कर रहे हैं, एक ही चार्ट में से समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है?
ये वाला 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। और एक अगर फेस है, अगर एक फेस पे एटम प्रेजेंट है तो क्या होगा, एक यूनिट सेल में हाफ ही होगा ना, हाफ दूसरे वाले के पास होगा। मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने हैं फेस, 6 फेस है तो 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। टोटल कितने, टोटल कितने 4। किसके अंदर, फेस सेंटर के अंदर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या होगा कि एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, और कहां प्रेजेंट होगी, बॉडी के सेंटर। अगर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कॉर्नर की वजह से जो एटम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1। अरे भाई बॉडी के सेंटर में तो एक ही होगा ना, एक ही सेंटर है, टोटल एटम में कितने प्रेजेंट है 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एटम्स, ठीक है, बॉडी सेंटर। एंड सेंटर में क्या होगा कि एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, और कहां प्रेजेंट होंगे, कोई भी 2 अपोजिट फेस, कोई भी आप 2 अपोजिट फेस ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप 2 अपोजिट फेस ले सकते हो, ठीक है। क्या होगा, कॉर्नर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 एटम, है ना भाई। कॉर्नर की वजह से जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आया 1 एटम का है, कॉर्नर की वजह से एक एटम प्रेजेंट है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि अगर फेस ही होगा ना ये, अगर हमने कहा कि 2 अपोजिट फेस पे होगा तो एक फेस पे तो क्या होता है 1/2, है ना, 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल कितने होंगे 2, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा इससे 1, तो 1 फ्रॉम कॉर्नर 1 फ्रॉम फेस सेंटर, टोटल आ गए यहाँ पे 2 एटम्स। क्लियर, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे करते हैं लेक्चर को ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।